अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि फिजिक्स की दुनिया का एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, दैट इज पार्टिकल फिजिक्स। ये वही सब्जेक्ट है जिसमें क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, मेसन्स, बारियंस जैसे वर्ड्स सिर्फ नाम नहीं बल्कि साइंस की फंडामेंटल रियलिटी को डिफाइन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की नेशनल बुक फाउंडेशन के सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशल है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके न्यूमेरिकल्स एकदम फास्ट और इजी हो जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ यूरेनियम 238 न्यूक्लियस undergoes alpha decay, emitting an alpha particle, helium nucleus with a mass of 4.001511 atomic mass units. Calculate the energy released in this alpha decay process. The speed of light c is approximately 3 into 10 raised to power 8 meter per second, and one atomic mass unit is approximately equal to 931.5 mega electron volt per c square. जी तो स्टूडेंट्स, इमेजिन कीजिए एक बड़ा एटॉमिक न्यूक्लियस यूरेनियम 238 है। ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और इस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए ये अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम न्यूक्लियस एमिट करता है। पर सवाल ये है कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टेप 1 में हम मैस डिफेक्ट फाइंड करेंगे, मींस कहाँ गया ये मिसिंग मैस। फिजिक्स का एक जबरदस्त रूल है, मैस एंड एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब यूरेनियम 238 डिके करता है तो इसका टोटल मैस कम हो जाता है। हमें डाटा में गिवन है कि यूरेनियम 238 का मैस है 238.050788, थोरियम 234 का मैस है 234.043601 और अल्फा पार्टिकल का मैस है 4.001511। तो चलिए अब चेक करते हैं कि एक्चुअल मैस लॉस कितना हुआ है। डेल्टा एम इज इक्वल्स टू मैस ऑफ यूरेनियम 238 माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे मैस ऑफ थोरियम प्लस मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल। इन दोनों के मैसेज को हम ऐड करके यूरेनियम के मैस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास मैस डिफेक्ट आ जाएगा, यानी कि 0.005676 एटॉमिक मैस यूनिट्स का मैस डिसअपीयर हो गया। क्या ये मैस वैनिश हो गया? नहीं, ये मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो स्टेप 2 में हम मैस से एनर्जी का सफर तय करेंगे और इसमें हम आइंस्टाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक पावरफुल इक्वेशन दी थी, दैट इज E इज इक्वल्स टू डेल्टा एन मल्टीप्लाइड विद c स्क्वायर। लेकिन हम एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c स्क्वायर का फैक्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम E इज इक्वल्स टू 0.005676 को मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 से, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 5.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी, तो ये वो एनर्जी है जो रिलीज होती है। अब सोचिए एक छोटा सा न्यूक्लियस इतनी एनर्जी रिलीज कर सकता है, तो जब बिलियंस ऑफ सच एटम्स एक साथ डिके करेंगे तब कितनी एनर्जी मिलेगी। यही न्यूक्लियर पावर की बेस है। इसी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी इतनी पावरफुल होती है। यही प्रिंसिपल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एटॉमिक बॉम्ब्स और मेडिकल रेडिएशन थेरेपी में यूज होती है। इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डायरेक्ट लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, अ कार्बन 14 न्यूक्लियस undergoes beta minus decay, emitting a beta particle electron with a negligible mass. Calculate the energy released in this beta minus decay process. The speed of light is approximately 3 into 10 raised to power 8 meters per second. अब आप सभी स्टूडेंट्स एक बात सोचिए, अगर एक सिंगल पार्टिकल भी एनर्जी रिलीज कर सकता है तो यूनिवर्स में कितनी एनर्जी छुपी हुई है। तो आज हम इस न्यूमेरिकल के थ्रू एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि है बीटा डिके।
सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन है, कार्बन 14 डिके क्यों करता है? बीटा माइनस डिके तब होता है जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और साथ में एक बीटा पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो निकालता है। मतलब न्यूक्लियस अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहा है। अब सवाल ये है कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टेप 1 में हम डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट। हमें ये गिवन है कि कार्बन 14 का मास है 14.003242 और नाइट्रोजन 14 का मास है 14.003074, जबकि बीटा पार्टिकल का मास नेग्लिजिबल है। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 14 माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन 14। इन दोनों के मैसेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मास डिफेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा 0.000168। बस ये छोटा सा मास डिफरेंस डिसअपेयर हो गया, लेकिन डिसअपेयर नहीं हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो स्टेप 2 में हम मास से एनर्जी का सफर तय करेंगे और इसमें हम आइंस्टाइन मैजिक फॉर्मूला यूज करेंगे। एनर्जी रिलीज निकालने के लिए आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन यूज करेंगे, E is equals to delta m multiplied with 931.5। अब यहाँ पे हम डेल्टा m की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 0.156 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी, तो यही वो एनर्जी है जो रिलीज होती है। ये बीटा डिके रेडियो एक्टिव डेटिंग में यूज होता है, जिससे एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स की एज डिटरमिन की जाती है। बीटा डिके न्यूक्लियर रिएक्टर्स और मेडिकल ट्रीटमेंट्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्रूफ करता है कि छोटी से छोटी चीज भी एनर्जी जनरेट कर सकती है, यानी कि हर छोटी चीज एक बड़ी कहानी बता रही होती है, बस हमें देखना आना चाहिए। Question number 3 is, a nucleus undergoes a gamma decay emitting a gamma ray photon with energy of 2 mega electron volt. Calculate the frequency and wavelength of this gamma ray. आप सोचिए कि एक छोटी सी लाइट वेव इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो स्टील तक को पेनिट्रेट कर सकती है। क्या आपको पता है ये कौन सी वेव है? हाँ स्टूडेंट्स, ये हैं गैमा रेज। तो आज हम इस न्यूमेरिकल के थ्रू जानेंगे कि गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये किस तरह दुनिया को बदल सकती है। गैमा डिके तब होता है जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है और एक गैमा फोटोन एमिट करता है। ये न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होने का एक तरीका है जिसमें न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है, लेकिन मास और एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि जो गैमा फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कितनी है? तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 में हम एनर्जी को जाउल्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें दिया गया है E is equals to 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर -13 जाउल्स के। तो यहाँ पे हम E फाइंड करने के लिए 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर -13 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 3.204 इंटू 10 रेज टू पावर -13 जाउल्स। मतलब एक छोटा सा गैमा फोटोन इतनी ज्यादा एनर्जी कैरी करता है। स्टेप 2 में हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, जिसमें हम प्लैंक्स की फेमस इक्वेशन यूज करेंगे E is equals to hf। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा F is equals to E divided by h। यहाँ पे E और h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4.83 इंटू 10 रेज टू पावर 20 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जो दिखाती है कि गैमा रेज की एनर्जी भी बहुत हाई होती है। स्टेप 3 में हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि V is equals to F lambda और V equals to C है यहाँ। तो वेवलेंथ लैम्डा निकालने के लिए लैम्डा का फॉर्मूला बन जाएगा C डिवाइडेड बाय F। यहाँ पे C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट
और f मीन्स फ्रीक्वेंसी, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 6.21 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज टू पावर -13 मीटर्स। अब इसको हम पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.621 पिकोमीटर। मीन्स गैमा रेज की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, सिर्फ 0.621 पिकोमीटर्स। गैमा रेज की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये रेज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं और ये ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होती है। गैमा रेज एटॉमिक बॉम्ब्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कोर कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा ये रेज सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स और ब्लैक होल्स को स्टडी करने के लिए यूज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज if the negative solution of Dirac equation is for electron, then prove that positive solution for same equation is not for a proton of the same momentum. Students, एक revolutionary equation जो क्वांटम फिजिक्स की दुनिया बदल सकती है और वो है डायरैक इक्वेशन। ये एक सिंपल इक्वेशन नहीं है, ये साइंस की दुनिया का एक छुपा हुआ राज है जो एंटी मैटर को प्रूफ देता है। लेकिन आज का सवाल ये है कि अगर डायरैक इक्वेशन का नेगेटिव सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन के लिए है तो क्या इसका पॉजिटिव सोल्यूशन प्रोटॉन के लिए हो सकता है? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को तोड़ते हैं, समझते हैं और फिजिक्स का लेवल बढ़ाते हैं। स्टेप 1 में हम ये देखेंगे कि डायरैक इक्वेशन क्या कहती है। डायरैक इक्वेशन एक रिलेटिविस्टिक क्वांटम इक्वेशन है जो एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन बताती है। E स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C की पावर 4। मतलब टोटल एनर्जी डिपेंड करती है मोमेंटम और मास ऑफ पार्टिकल पे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद C पावर 4। और अगर हम प्रोटॉन की एनर्जी निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू भी इसी तरह से आएगी। स्टेप 2 में हम ये देखेंगे कि क्या प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास बराबर है। तो स्टूडेंट्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं हैं, उनका मास अलग है, उनकी एनर्जी अलग है और उनका चार्ज भी अलग है। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, जबकि प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मीन्स प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज़्यादा है। तो सोचें, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक छोटी सी वेव है तो प्रोटॉन की एनर्जी समंदर जैसी है। तो क्या एक ही इक्वेशन दोनों पर अप्लाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं। स्टेप 3 में हम ये देखेंगे कि डायरैक ने क्या प्रिडिक्ट किया। डायरैक इक्वेशन का नेगेटिव सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन के लिए है, लेकिन इसका पॉजिटिव सोल्यूशन किसके लिए होगा? लोगों ने पहले सोचा कि शायद प्रोटॉन हो सकता है, लेकिन ये गलत था। डायरैक ने प्रिडिक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल भी हो सकता है जो कि पॉजिट्रॉन है। मींस इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट चार्ज वाला एक ट्विन पार्टिकल। और ये सच निकला जब कार्ल एंडरसन ने 1932 में पॉजिट्रॉन डिस्कवर किया। जी, तो अब बात क्लियर है कि डायरैक इक्वेशन का नेगेटिव सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव सोल्यूशन प्रोटॉन नहीं बल्कि पॉजिट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इसलिए इनकी इक्वेशन भी अलग होगी। मतलब डायरैक इक्वेशन का पॉजिटिव सोल्यूशन प्रोटॉन के लिए नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक ही चीज के लिए हो सकता है और वो है पॉजिट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, अगर डायरैक सिर्फ नॉर्मल इक्वेशंस को फॉलो करते तो शायद आज हम एंटी मैटर के बारे में नहीं जानते। तो सोचिए, अगर एक इंसान अपने डाउट्स को चैलेंज कर सकता है, नई थियरीज डेवलप कर सकता है, तो आप भी अपनी जिंदगी में कितनी सारी नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हो। Question number 5 is, show that the following particle reactions satisfy the laws of conservation of charge, lepton number and barrier number. तो पार्ट 1 है नेगेटिव चार्ज ऑन पाई प्लस प्रोटॉन
इज इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज उनके प्लस नेगेटिव चार्ज उनके प्लस न्यूट्रॉन। जी स्टूडेंट्स, आज हम इस न्यूमेरिकल के थ्रू ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो सिर्फ फिजिक्स नहीं बल्कि नेचर के भी एक फंडामेंटल रूल को रिप्रेजेंट करता है, और वो है कंजर्वेशन लॉज। ये वही रूल्स हैं जो इस यूनिवर्स को बैलेंस में रखते हैं। इनको समझना ज़रूरी है क्योंकि ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस न्यूमेरिकल के सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कंजर्वेशन, मतलब जो कुछ भी रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे है वही राइट साइड पे भी रहना चाहिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इधर से उधर नहीं हो सकती बिना बैलेंस किए। तो सबसे पहले हम रिएक्शन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को देखेंगे। चार्ज का मतलब सिंपल है, पार्टिकल्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, रिएक्शन के दोनों साइड्स का चार्ज सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे पाई नेगेटिव का चार्ज है -1, प्रोटॉन पी का चार्ज है +1, तो टोटल चार्ज हो जाएगा -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम रिएक्शन की राइट साइड पे देखेंगे के पॉजिटिव का चार्ज है +1, के नेगेटिव का चार्ज है -1 और न्यूट्रॉन का चार्ज है 0, तो टोटल चार्ज हो जाएगा +1 -1 + 0 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या चार्ज कंजर्व हो रहा है? जी बिल्कुल, मतलब फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है। अब हम सेकंड रूल देखेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर। तो इलेक्ट्रॉन नंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोस का बैलेंस। लेफ्ट साइड पे पाई नेगेटिव और प्रोटॉन दोनों का इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है, जबकि राइट साइड पे भी के पॉजिटिव के नेगेटिव और न्यूट्रॉन सबका इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है। तो क्या इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व हो रहा है? जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ बारियन नंबर। बारियन नंबर का मतलब है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बैलेंस। तो लेफ्ट साइड में पाई नेगेटिव का बारियन नंबर 0 है, पी का बारियन नंबर 1 है, तो टोटल विल बी इक्वल टू 1। जबकि राइट साइड पे के पॉजिटिव का बारियन नंबर 0 है, के नेगेटिव का भी बारियन नंबर 0 है और एन का बारियन नंबर 1 है। इस तरह टोटल बारियन विल बी इक्वल टू 1 ऑन राइट हैंड साइड। क्या बारियन नंबर कंजर्व हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों साइड्स पे वैल्यू इक्वल आई है। तो अब हम रिएक्शन नंबर 2 को चेक करेंगे। ये एक बीटा डिके टाइप का प्रोसेस है जिसमें एक पायोन, म्यून और न्यूट्रिनो में ब्रेक हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 मींस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए अब हम देखेंगे कि चार्ज कंजर्व हो रहा है इसमें या नहीं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पाई पॉजिटिव का चार्ज +1 है और राइट साइड पे पॉजिटिव म्यून का चार्ज +1 है और म्यून न्यूट्रिनो का चार्ज 0 है। तो इस तरह टोटल चार्ज इक्वल हो जाएगा +1 के। पॉइंट नंबर 2 में हम इलेक्ट्रॉन की कंजर्वेशन चेक करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव पाई का इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है, जबकि राइट साइड पे पॉजिटिव म्यून का इलेक्ट्रॉन नंबर -1 है और म्यून न्यूट्रिनो का इलेक्ट्रॉन नंबर +1 है। तो इस तरह टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल हो जाएगा 0। पॉइंट नंबर 3 में हम बारियन नंबर की कंजर्वेशन देखेंगे। इसमें लेफ्ट साइड पे 0 और राइट साइड पे भी 0 है। तो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि नेचर के फंडामेंटल लॉज हमेशा कंजर्व होते हैं। यही वजह है कि काउस और डिसऑर्डर के बावजूद यूनिवर्स एक बैलेंस मेंटेन करता है। और अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो एक रूल फॉलो कर लो, बैलेंस मेंटेन करो, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। कंजर्वेशन लॉज हमेशा फॉलो होते हैं, चाहे वो चार्ज के हों, बारियन नंबर के हों या इलेक्ट्रॉन नंबर के। बस इसी तरह कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से आप भी अपनी लाइफ के लॉज बैलेंस कर सकते हो, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हर कॉन्सेप्ट इतना ही इजी लगे तो फिजिक्स डायनामिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ फिजिक्स भी डायनामिक है और आपका लर्निंग एक्सपीरियंस भी
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।